कुछ सिद्धांत है और कुछ रोग अवस्था है। जो मैंने रोग अवस्था है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो सारी रोग अवस्था हमें एलर्जी में देखने को मिलती है। अग्निमांद्य, हम सारे किसी भी सब्जेक्ट में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, पर मूलतः हम काय चिकित्सक है, काय इति अग्नि हम सब जानते हैं। तो अग्निमांद्य रोगों का मूल कारण है, ये सब हम बात मानते समझते हैं और प्रैक्टिस में देखने को भी मिलती है। क्योंकि सौ अभी इंसेक्ट स्टिंग है वो अग्निमांद्य से नहीं हुआ, वो समझ सकते, वो आगंतुक चीज है, पर बाकी महद चीजें अग्नि माध्यम से होती है। अग्नि माध्यम के आगे देखें तो आम और आम विष, दूसरी विष का सिद्धांत आचार्य सुश्रुत ने दिया है, वो भी इतना ही कोरिलेटेड है एलर्जी के बारे में। कई सारे साउथ में जो पैटर्न चल रही है उसमें दूसरी भी सारी अगद वगैरह एलर्जी कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बिल्व वगैरह के जो प्रिपरेशन है वो भी एलर्जी में रिजल्ट देता है। तो दूषी बीज भी कहीं ना कहीं एलर्जी के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। और विरुद्ध आहार, इट्स द नोबल मोस्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। आज भले ही साइंस माने ना माने, विरुद्ध आहार के सिद्धांत को पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि फूड इंटॉलरेंस आज जिस हिसाब से लोग बन रहे हैं, गुजरात में मैं जिस शहर में रहता हूँ सूरत में, वो काफ़ी प्रचलित है अपने खाने के उसके लिए, वैरायटीज़ के लिए। तो यहाँ लोग कुछ भी चीज़ें बना देंगे, यहाँ पे कोई गर्म चीज़ बनती है उस पर भी लोग थम्स अप डाल के पियेंगे। तो सूरत इज़ वेरी डाइवर्सिटी एज वेल। अभी तो सारे शहर इतने डाइवर्स हो रहे हैं, और विरुद्ध आहार हम कितने माध्यम से कर रहे हैं हमें भी नहीं पता। तो विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे पहले जो मैंने बात की, ये सारी रोग अवस्था के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सी रोग अवस्था में कैसे कैसे निदान मिलते हैं, और इस निदान को कैसे हम कम करके पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। अग्निमांद्य को तो ट्रीट करना ही पड़ेगा जब तक अग्निमांद्य नहीं है, क्योंकि ये जो सारी कंडीशन आप देखते हैं ना, वो सारी रस जनित हो ना, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि रस धातु या रक्त धातु, उसके आगे की धातुओं में इसका पेनिट्रेशन नहीं हुआ ऐसा लगता है। हम देखते हैं कि प्रतिश्याय है, क्षौथु आ रहा है, कास है, शोथ उत्पत्ति है, मंडल है, कंडू है, तो ये सारी रस रक्त आधारित कंडीशन है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो आहार रस जैसा बनता है, अगर अग्निमांद्य है तो रस धातु अच्छी, आहार रस अच्छा नहीं बनेगा, उसमें से बनने वाली नेक्स्ट धातु यानी रस और रक्त धातु का निर्माण प्रॉपर नहीं होगा। तो अग्निमांद्य से आम या आम विष की उत्पत्ति होना बहुत ही कॉमन बात है। तो अग्निमांद्य का विचार करना बहुत जरूरी है। अग्निवर्धन कैसे करना वो वैद्य के हाथ में है। अगर शीतपित्त वाला आ गया तो उसका अग्निवर्धन हम चित्रकारी से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चॉइस ऑफ ड्रग सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रतिशय वाला आ गया तो हम उसको त्रिकटु दे सकते हैं, उसको हम चतुर्षण दे सकते हैं। तो उस हिसाब से अग्निमांद्य को भी ट्रीट करना उतना ही जरूरी है। और आगे बात करते हैं आम और आम विष की। आम विष का सबसे अच्छा कोई श्लोक अगर मुझे इजीली याद रहने वाला दिया है तो आचार्य वाग्भट जी ने दिया है कि उष्मणो अल्पबलत्वेन धातुम आद्य अपाचितम दुष्टम आमाशयम गतम रसम आमम प्रचक्षते। उष्मणो अल्पबलत्वेन, कि उष्मा का बल कम हुआ है, आद्य धातुम अपाचितम यानी आहार रस में से ही रस धातु बनने रही, और वो दुष्ट है वो कहाँ गया, आमाशयगत, और जो आमाशयगत दुष्ट आम गया है उसको आम संज्ञा दी गई है। तो आमाशयगत जो भी कचरा गया है उसको आम संज्ञा दी गई है। एलर्जी तो सिर्फ स्किन में और रेस्पिरेटरी में भी होती है। तो मास्ट सेल्स का इंपॉर्टेंस उन्होंने पूरे गट में क्यों दिया, आमाशय में तो उनके मायने से होती नहीं ऐसी मोस्ट ऑफ द, पर आमाशयगत जो दुष्ट धातुएं गई है, जो अपाचित आम गया है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला है। और उससे भी आगे सबसे बड़ा हमारे गुरुजी है जो मैं नडियाद में पढ़ता था, आदरणीय वैद्यासन गुप्ता सर, ये श्लोक हमें बार बार याद करवाते थे। जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशन आई, जितने भी एलर्जी कंडीशन वाले पेशेंट आए, तो सब में ये श्लोक हमें याद करवाते थे कि श्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता। श्रोतोरोध तो हम सब समझते हैं, बलभ्रंश, हम बल शब्द का लिटरली मीनिंग करें, अगर आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य से उसको मॉडर्न में समझने जाए
तो बल यानी नेचुरल इम्यूनिटी, बल यानी रोग प्रतिकार शक्ति, बल यानी किसी के सामने लड़ने की ताकत। हम धातु की बात करते हैं, एक सामान्य धातु यानी उसको अगर भाषा के परिप्रेक्ष्य में समझे तो धातु का मतलब होता है मेटल। तो मेटल का मतलब ऐसा होता है कि वो अग्नि, ठंड, गर्मी वगैरह से उसको बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, जितनी भी धातु है, तो हमारी धातु भी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे बॉडी में बॉडी का रक्षण करे किसी चीज से, कि हमारे खाने में छोटा सा भी फर्क पड़ गया तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे एटमॉस्फेयर में 3 सीजन वाला देश एकमात्र भारत है। हमारा जो पूरा आर्यावर्त है, पूरा भारत देश एक ही जगह है जहाँ पे तीनों सीजन का अनुभव मिलता है। तो हमारी धातु इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो तीनों सीजन के सामने प्रतिकार कर पाए। तो धातुओं को मजबूत करने के लिए अग्नि हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। और बल भ्रंश, बल क्षय नहीं लिखा गया, बल हानि नहीं लिखा गया। भ्रंश शब्द का मतलब है वो अपने काम से विरुद्ध दिशा में काम कर रही है, कि उसका जो काम है उसको भाई भाई हमारे न्यूमोकोका आया है उसके सामने लड़ना है, नहीं, पर ये तो दूध के सामने लड़ रही है। वो जो बल है उसको बाहर से आए कोई बैक्टीरिया के सामने लड़ना है, नहीं, ये तो मूंगफली के सामने लड़ रही है। तो स्रोतोरोध होता है और बल भ्रंश होता है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह जाननी चाहिए। उसके बाद प्रतिशय के निदान ये यहाँ है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आम और आम विष की जो कल्पना है, हम देखें तो हम हमेशा चिकित्सा में 2 परिस्थितियां देखते हैं कि ये पेशेंट हमारे पास आया तो साम अवस्था में आया या निराम अवस्था में आया। बहुत सारे अच्छे वैद्य हैं, वो अपने जो रोगी पत्रक होते हैं, चिकित्सा पत्रक होते हैं, उसमें साम या निराम अवस्था का वर्णन करते हैं, क्योंकि सारे जो चिकित्सा स्थान के औषध है वो निराम अवस्था में दी गए हुए औषध है। हम कुष्ठ में या प्रमेय में बहुत सारे घृत कल्पनाएं दी गई, तो क्या हम साम अवस्था में वो दे पाएंगे? उसे हमें पहले निराम करना जरूरी है। लंघन आदि सिद्धांत का इस्तेमाल करना खूब जरूरी है। अगर लंघन रुक्षण ऐसी हम उपक्रम का यूज नहीं करेंगे तब तक हम चिकित्सा स्थान की औषधियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हम डायरेक्ट मेडिसिन या डायरेक्ट योग का प्रयोग नहीं कर पाएंगे कि भाई पेशेंट आया और सीधी हमने आरोग्यवर्धिनी दे दी, मंजिष्ठा दी, घनवटी दे दी, श्वास वाला है तो श्वास का चिंतामणि दिया, श्वास कुठार दिया, उससे रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा क्योंकि वो औषध है, अपना काम करेंगी। पर वो चिकित्सकीय और सिद्धांतिक रूप से देखने चाहे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। तो हमें उसके बारे में पहले उसको निराम करना उतना ही जरूरी है, और आम की उपस्थिति में दी गई औषध काम नहीं कर सकती। गुजरात के पूर्व वाइस चांसलर आदरणीय श्री रसिकलाल परीख साहब अपने एक पुस्तक में लिखते हैं कि अपना अग्नि, बहुत जानने और समझने वाली एक ही लाइन लिखी है रसिकलाल परीख साहब ने, कि अपना अग्नि एक समय आहार, औषध या आम का पाचन नहीं कर सकता। अपना अग्नि एक समय पे आहार, औषध या आम पाचन नहीं कर पाएगा। यानी अगर आम उपस्थिति है तो उसको औषध या अन्न कुछ भी नहीं दे सकते, उनको लंघन ही करवाना पड़ेगा। और अग्निवर्धन करे ऐसे आहार औषध यानी सौंठी, मुस्ता वगैरह आहार औषध, उष्णोदक, मूंग वगैरह दे के उसको पहले लंघन करवा के अग्निवर्धन करके उतना अग्निमांद्य दूर करके आम पाचन निराम अवस्था में ही फिर औषध दी जाती है। वरना वो गुरुजी लिखते हैं कि औषध का अजीर्ण शरीर सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आहार का अजीर्ण तो भले ही 1-2 बार सहन कर पाएगा, लेकिन औषध का अजीर्ण सहन कर पाने की क्षमता नहीं है। तो पेशेंट आया और सीधा हमने कोई ड्रग दे दी, ऐसा नहीं चलेगा ये परिस्थिति में भी। और यही मूलतः अपने आयुर्वेद का सिद्धांत है, और यही सही मायने में काय चिकित्सा है। दूषी विष, दूषी विष के बारे में आचार्य चरक कहते हैं, सॉरी, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि दूषितम देश काल अन्न दिवा स्वप्ने अभिक्षणश यस्मात् दूषयते धातुम तस्मात् दूषी विषम स्मृतम। कि दूषी विष इज कॉल्ड विशिएटेड धातु फ्रीक्वेंटली ऑन बीइंग
एक्साइटेड इटसेल्फ बाय प्लेस, टाइम, फूड और फ्रीक्वेंट डे स्लीप। ये जो सारी है कि हम स्थान, समय, अपने आहार और बार-बार दीवा स्वाप करने से, हम सबको पता है कि दीवा स्वाप के श्लोक में लिखा है कि भई दिन में सोने से तीनों दोष बिगड़ते हैं और अग्नि मांद्य होता है। तो हम बार-बार अपने खाने में, अपने खाने के समय में, स्थान में परिवर्तन होता है, तो कुछ मात्रा में विष हमारे शरीर में रहता है, बट वो फैटल नहीं होता। वो यानी हमारे दूसरे विष की तरह, स्थावर विष और जांगम विष की तरह सद्य मृत्यु कारक या सद्य बड़े रोग नहीं करता, क्योंकि वो अल्प होता है और बॉडी में सालों तक रहता है। पर वो कब होता है, बढ़ता है, जब उसको ऐसा कोई फैक्टर मिल जाए। हमारे धातु इतने मजबूत होने चाहिए कि सर एक बार आइसक्रीम खा ली और तुरंत दूसरे दिन प्रतिशय हो गया, नाक में से पानी गलना, तो एक बार की आइसक्रीम खाने से ये नहीं होना चाहिए। पर वो कब होता है, जब दूसरी विष जैसा फैक्टर या आम जैसा फैक्टर हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो एक बार की आइसक्रीम से ही हो गया। सर मुझे चने की एलर्जी है, पर एक बार ही मैंने 1-2 साल बाद चना खाया तो मुझे पूरे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो वो कब होता है, जब हमारे बॉडी निदान से पूरे भरे हुए होते हैं या दूसरी विष से भरे हुए थे। तो उस कंडीशन में छोटा-सा भी फैक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा निदान बन के हमारे शरीर में व्याधि की उत्पत्ति कर देता है। ऐसे पेशेंट आपने को देखने को मिलेंगे ही, 100% क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलेंगे। सर एक ही बार इमली खा ली और पूरा सूज गए। तो उसका मतलब कि ये एक बार का नहीं है। आपको उसकी पूरी हिस्ट्री टेकिंग, पूरे निदान का देखना चाहिए अपने चिकित्सा में कि कैसे-कैसे निदान वो सालों से कर रहा है। सर खाने के बाद इतनी तंद्रा होती कि 1-2 घंटे तो सोना ही पड़ता है। सर एक लेक्चर तो बंक होता ही है खाने के बाद वाला। सब स्टूडेंट लाइफ में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे जो फूड में, हाँ सर 3 हफ्ते में 3-4 बार तो ब्रेड पाव हो ही जाता है। फर्मेंटेड फूड हो ही जाता है। तो ऐसी चीज़ है, दूसरी विष या आम की उपस्थिति में छोटा-सा भी निदान वो बड़ा बन के बाहर आ जाता है। विरुद्ध आहार। ये देखिए विरुद्ध आहार में जो फ़ोटोज़ है ना, कि विरुद्ध परस्पर गुण, संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, देश, काल, मात्रा, सारे विरुद्ध आहार है। इसमें जो फ़ोटो देख रहे हैं ना, तो पहले फ़ोटो के साथ जो एलोपैथ साइंस का था, उसमें भी यही फ़ोटोज़ थे। फिश थी, कुछ प्रकार के मांस थे, दही था, दूध था, कुछ फल थे। तो हम ईज़िली कोरिलेट कर पाते कि नहीं ये सही में विरुद्ध आहार होते हैं। बहुत सारे पेशेंट लॉन्ग टर्म विरुद्ध आहार लेके स्विच बड़ी लेके भी आते हैं, या दूध के साथ एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस लेके भी आते हैं। सर दूध के साथ वो फ्रूट सलाद गुजरात की एक प्रचलित वानगी है, ये खाने के बाद भी आता है। गर्म पानी और हनी जो बहुत ही अभी प्रचलित हुआ था कि वेट लॉस करने के लिए, इवन डायबिटिक पेशेंट में भी ये उसका इस्तेमाल करते थे। तो बहुत सारी स्किन कंडीशन लेके आते हैं। तो इसका हमें 110% विरुद्ध आहार की हिस्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। जब हम एलर्जिक पेशेंट को देखते हैं, तो जो कॉमन समाज में हम अपनी सोसाइटी में देखें कि यहाँ पे गुजरात में कौन से विरुद्ध आहार ज़्यादा होते हैं, साउथ में हम रहते हैं तो कौन से विरुद्ध आहार ज़्यादा होते हैं। तो गुजरात में दूध का आहार ज़्यादा है कि सुबह चाय के साथ नाश्ता चाहिए, और जो नाश्ता है वो सारा नमकीन होगा। या सुबह नाश्ते में सर फ्रूट खाते हैं, हम खट्टे फ्रूट खाते हैं, मिल्क शेक है, सारे थिक शेक है, फ्रूट बेस है, खट्टे बेस पे है। तो विरुद्ध आहार की हिस्ट्री हमें 110% मिलेगी उसमें। श्वासकाश। अभी आप हम मुझे पूछेंगे कि सर मास्ट सेल की बात तो हो गई, आचार्य ने कहाँ पे लिखा है कि नहीं ऐसे-ऐसे होने से श्वासकाश होता है, क्योंकि हमने श्वासकाश में तो विदाही गुरु, अब पेशेंट एलर्जी रिपोर्ट लेके आता है तो उसमें मस्टर्ड की एलर्जी मिलती है, उसमें दही की एलर्जी मिलती है, उसमें हमें देखने को मिलती है पीनट की एलर्जी। तो क्या वो विदाहीयन गुरु नहीं है? क्या वो विष्टम्बियन वृक्ष आहार नहीं है? तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत श्वास के जो निदान लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि भाई शीत, रज, धूम, अनिल। हाँ सर, पेशेंट बोलते हैं कि सर धुएं में गए तो हमें एलर्जी हुई। सर हम ट्रैफिक में गए, दिल्ली के एटमॉस्फेयर में कि गुड़गांव घूमने गए तो हमें एलर्जी हुई। सर दिवाली के टाइम पे धुआं लग गया तो नाक से पानी गलना शुरू हुआ, छींके आना, पटाखे फोड़ने से हमें धुआं की एलर्जी हुई। घर में अगरबत्ती या धूप स्टिक जलाने की एलर्जी हुई। तो क्या वो आचार्य सुश्रुत को नहीं पता था? तो देयर आर कॉजेटिव फैक्टर। आचार्य ने पहले ही श्वासकाश अध्याय में लगे। सर घर में धूप स्टिक जलाई और खांसी शुरू हो गई। लड़कों में, बच्चों में ये बहुत देखने को मिलता है। तो आचार्य सुश्रुत को ये पता था
कि ये सारे श्वास-काश के निदान हैं। उन्होंने भले ही एलर्जी का नाम नहीं दिया, विदाही, गुरु, विष्टम्भी, रुक्ष, अभिसंध भोजन है। अभिसंधी दधी सबसे बड़ा अभिसंधी भोजन है। हमने प्रोबायोटिक के नाम पे इतना खाना शुरू कर दिया, हमने उसके पीछे की बात सोची नहीं कि वो अग्नि की क्या हालत करेगा। हाँ, पर वो एलर्जन बन के आएगा तो हम उसे छोड़ देंगे। पर हम सुश्रुत और हमने चरक पेशेंट ने देखा ही नहीं कि अभिसंधी आहार करने से होता है। शीत ठंडी ऋतुओं में बढ़ जाता है। सर ठंडा पवन नाक पे लगा और शीत पित्त के पेशेंट देखने को मिलते हैं। सर रात को खुजली बढ़ जाती है। सर टू व्हील पे जाके आते हैं तो खुजली बढ़ जाती है, हमें रैशिश निकल जाते हैं ठंडी पवन में गए तो ये सारी बात रज के माध्यम में हम बहुत सारी बातें देख सकते हैं कि सब पोलन एलर्जी है, तो वो रज ही हुई। धूल मिट्टी की एलर्जी है, हाउस डस्ट और डस्ट एलर्जी। अब जितने भी एलर्जी पेशेंट के वो 5-10 हजार वाले रिपोर्ट करवा के आओ, बोलेंगे सर हाउस डस्ट की, पोलन की, पुरानी बुक्स की जो धूल निकलती वो सारी रज ही है। सूक्ष्म जो है वो रज है। रज का हम संस्कृत लिटरेचर मीनिंग निकालेंगे तो हम सब पता चलेगा कि नहीं ये सारी रज ही है, धूम और नीला नले। और ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है। कुछ फैक्टर आचार्य चरक ने तमक श्वास को ज्यादातर वैद्यगण का चिकित्सक ब्रोंकियल अस्थमा के साथ कंपेयर करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा भी एक एलर्जी कंडीशन है, पर वो क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर सर होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में बढ़ जाता है। तो भाई कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? मेघांबु शीत प्रागवात है, यानी जब आसमान में बादल आते हैं, बारिश होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठंडी पवन बढ़ती है, प्रागवात पूर्व दिशा से पवन बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिपिटेशन फैक्टर श्लेष्मले चाभिवर्धते सयाप्य तमक श्वास साध्योवास नवोत्थित। तो इसका मतलब कि ऐसी कंडीशन में ये फिर से बढ़ जाते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। ये रोग हमारा जो होता है उससे भी बढ़ जाता है। सर दवाई से ठीक था, पर जैसे ही बारिश आई ये बढ़ गया। जैसे ही सर हम बीच पे घूमने के लिए गए, हम गोवा गए, हम केरला गए, हम थाईलैंड गए, तो ये बढ़ गया। क्यों भाई? ऐसा चरक को नहीं पता था कि आप समंदर किनारे घूमने जाओगे तो ये बढ़ जाएगा? उनको पता था। तो वी शुड इन्फॉर्म द पेशेंट कि ऐसी कंडीशन होगी तो आपका ब्रोंकियल अस्थमा, आपका श्वास काश, आपकी छींके, आपका सर्दी जुकाम बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत